ले भाई देख देख ले वे खड़े सीधा टांग ले। वे खड़े शामी, हाँ पेड़ के नीचे खड़े हैं। सफेद सफेद पजामा पहन पैंट है। हाँ। बंदी लोड हो गए। सतगुरुदेव की जय हो। भगत समाज को मुंशी भूषण दास का सत साहेब। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप भगत समाज को बरवाला कांड होने की तिथि 18/11/2014 के पूर्व की घटना चक्र से रूबरू कराने का प्रयास किया हूँ। बरवाला कांड कैसे हुआ, इस कांड का बीज किसने बोया और कब बोया गया, बीज कब अंकुरित हुआ और कब पौधा बना, जिसका फल हम भक्तों को दिनांक 18/11/2014 को बरवाला कांड के रूप में प्राप्त हुआ। इस संबंध में मैं वीडियो के माध्यम से आप जी को जो भी घटना चक्र से रूबरू कराने जा रहा हूँ, इसका मुख्य आधार हाई कोर्ट चंडीगढ़ के डिवीज़न बेंच का आदेश फलक का प्रति है। आदेश फलक का प्रति मुझदास से मिलकर प्राप्त कर सकते हैं। मैं पुनः आप सभी का ध्यान खींचना चाहूँगा कि यह वीडियो बरवाला घटना घटित होने के पूर्व का घटना चक्र को दर्शाती है। घटना घटित होने के बाद का घटना चक्र इस वीडियो के तीसरे पार्ट में दर्शित की जाएगी, ताकि वीडियो अत्यधिक लंबी नहीं हो। घटना के पूर्व का घटना चक्र को 2 भागों में वीडियो बनाई गई है। अब मैं अपने प्रसंग पर आता हूँ। प्रसंग है बरवाला घटना घटित होने के पूर्व का घटना चक्र। आप सभी को मालूम होगा कि क्रौंथा कांड दिनांक 12/7/2006 को कारित हुई थी, जिसका FIR 198 सन 2006 दर्ज हुआ था, जिसमें सतगुरुदेव जी को अभियुक्त बनाया गया है, जो रोहतक सत्र न्यायालय में अभी लंबित है। आप सभी यह भी ध्यान में रखेंगे कि क्रौंथा कांड में गुरु जी को हाई कोर्ट चंडीगढ़ के सिंगल बेंच ने पारित आदेश दिनांक 2/4/2008 के माध्यम से सतगुरुदेव जी को जमानत मिली थी, और तब से हमारे सतगुरुदेव जी जमानत पर चले आ रहे थे। सतगुरुदेव जी को न्यायालय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्राप्त थी। इसी सुविधा के तहत सतगुरुदेव जी दिनांक 14/7/2014 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने हेतु हिसार कोर्ट में गए हुए थे। अब यहाँ होता क्या है कि सतगुरुदेव जी के बिना स्वीकृति एवं सहमति के सुयो मोटो आरएसएस समिति के सदस्यों ने जो काले कपड़े पहन रखे थे,
मानव चैन बनाकर सतगुरुदेव जी के सुरक्षा के नाम पर हिसार कोर्ट कैंपस को घेर लिए और अधिवक्ताओं को कोर्ट कैंपस में इंटर करने से रोकने लगे तथा उनका पहचान पत्र अर्थात आइडेंटिटी कार्ड दिखाने को बोलने लगे। जिन अधिवक्ताओं ने अपनी पहचान पत्र नहीं दिखाते उन्हें कोर्ट कैंपस में जाने से रोक देते थे। इस तरह आरएसएस समिति के लोगों ने हिसार कोर्ट एवं वहां के अधिवक्ता के साथ बदतमीजी की, जिसका परिणाम हुआ कि हमारे सतगुरुदेव जी के विरुद्ध 21/7/2014 को हाई कोर्ट चंडीगढ़ ने एक अदालत की अवमानना का केस दायर हुआ, जिसका नंबर 12/2014 है, जो अभी हाई कोर्ट चंडीगढ़ में लंबित है। अदालत की अवमानना वाले केस में हमारे सतगुरुदेव जी नोटिस प्राप्त करने के बाद दिनांक 8/8/2014 को अपने व्यक्तिगत रूप से हाजिर न होकर अपने सीनियर अधिवक्ता श्री R.S. राय, सहायक अधिवक्ता तरुणप्रीत एवं गौतम दत्त के माध्यम से हाजिर हुए। सतगुरुदेव जी का सीनियर अधिवक्ता श्री R.S. राय जी ने एक आवेदन इस अमर का दिया कि सतगुरुदेव जी को आज दिनांक 8/8/2014 को ट्रायल कोर्ट में पेश होना था, इसलिए आज इस कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सके। हालांकि सतगुरुदेव जी को व्यक्तिगत उपस्थिति से पेश होने से छूट दी गई थी। अधिवक्ता महोदय ने यह भी सबमिशन किया कि इस कोर्ट का जैसा और जब भी निर्देश होगा कोर्ट के समक्ष सतगुरुदेव जी उपस्थित होंगे। इस तिथि पर हाई कोर्ट चंडीगढ़ में गृह विभाग हरियाणा के अपर मुख्य सचिव, डीजीपी, एसपी रोहतक एवं एसपी हिसार तथा अधिवक्ता संघ हिसार के वकील भी उपस्थित रहे, जिन्होंने अपना जवाब दाखिल करने के लिए न्यायालय से एक समय स्वीकृत करने की प्रार्थना लगाई, जिसे न्यायालय ने स्वीकृत किया तथा अगली तिथि 27/8/2014 को निर्धारित की। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि जब तक इस न्यायालय द्वारा कोई आदेश व्यक्तिगत उपस्थिति में पेश होने से छूट नहीं दे दी जाती है, तब तक सभी पक्षकार व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे। इस केस की सुनवाई जस्टिस राजीव भल्ला एवं जस्टिस सुरेंद्र गुप्ता के डिवीज़न बेंच में हुई। दिनांक 8/8/2014 का आदेश की प्रति स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दिनांक 27/8/2014 को सतगुरुदेव जी के तरफ से उनके अधिवक्ता द्वारा अदालत की अवमानना वाले केस में जवाब दाखिल की गई, जिसमें सतगुरुदेव जी ने स्पष्ट कथन किया है कि उन्होंने अदालत की अवमानना नहीं की। सतगुरुदेव जी ने अपने जवाब में क्या कहा, किसको दोषी बताया, इसका विस्तृत चर्चा मैं बाद में करूंगा। इसके पहले आप ये जान लें कि दिनांक 14/7/2014 को हिसार कोर्ट में जो घटना आरएसएस समिति के लोगों द्वारा कारित की गई, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, वे लोग पुनः
दिनांक 21/7/2014 को रोहतक सेशन कोर्ट को एक षड्यंत्र के तहत 10 लाख सदस्यों की ओर से एक पत्र दी गई। यह पत्र आरएसएस समिति के लोगों ने अपने गलत आशय से एक साजिश व षड्यंत्र के तहत जनबल के माध्यम से कोर्ट पर अपना प्रभाव डालने के उद्देश्य से दी गई और भगत समाज बुद्धिहीन प्राणी की तरह आरएसएस के बहकावे में आकर अपने सतगुरुदेव जी के विरुद्ध वही कर्म करते चले आए जो सतगुरुदेव जी को दुखित करता है। अब उस प्रसंग पर आते हैं कि सतगुरुदेव जी ने अपने जवाब में क्या कहा और किसे दोषी बताया है। सतगुरुदेव जी ने अपने लिखित जवाब में अभिकथन किया है कि दिनांक 14/7/2014 को जो लोग मानव चैन बनाकर हिसार कोर्ट कैंपस को घेरे रखे थे और अधिवक्ताओं को कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर जाने से रोक रहे थे तथा अधिवक्ताओं से पहचान पत्र का मांग कर रहे थे और जुलूस कायम किए थे, वे सब आरएसएस समिति नामक संगठन के सदस्य थे जिसे राम कुमार ढाका द्वारा संचालित की जाती है। इस समिति या इसके सदस्यों से सतगुरुदेव जी को कुछ लेना देना नहीं है तथा इनके सदस्यों या जुलूस में सम्मिलित लोगों पर या इस समिति पर सतगुरुदेव जी का कोई नियंत्रण अर्थात कंट्रोल नहीं रहता है। इस संबंध में समिति के अध्यक्ष राम कंवर ढाका को जवाब देने के लिए न्यायालय में बुलाया जा सकता है। इस तरह हमारे सतगुरुदेव जी ने अदालत की अवमानना वाले केस में अपना लिखित जवाब दिया। आप भगत समाज को ध्यान देने की बात है कि इस केस में 27/8/2014 तक राम कंवर ढाका पक्षकार नहीं थे। गुरु जी के लिखित जवाब दाखिल करने के बाद चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने राम कंवर ढाका को पक्षकार बनाया तथा उसके विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया तथा हरियाणा सरकार को निर्देशित किया कि कथित समिति जो राम कंवर ढाका द्वारा चलाई जाने की बात कही जा रही है उससे संबंधित दस्तावेज, उसका संविधान, पता तथा समिति की गतिविधि से संबंधित जानकारी प्राप्त कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। न्यायालय ने दिनांक 27/8/2014 को सतगुरुदेव श्री रामपाल जी महाराज जी को अगली तिथि पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहने के लिए निर्देश दी गई। साथ ही जिला न्यायाधीश हिसार तथा रोहतक को केस का ट्रायल से संबंधित स्टेज कि उसमें कितने गवाहों की गवाही हुई, इन सब का रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए लोअर कोर्ट को निर्देश दी गई तथा केस में अगली तिथि 24/9/2014 को निर्धारित की गई। दिनांक 27/8/2014 का आदेश की प्रति स्क्रीन पर देख पढ़ सकते हैं। यहाँ आपको बता देना चाहते हैं कि इस बात की जब मैनेजमेंट एवं आरएसएस समिति के लोगों को जानकारी हुई कि अदालत की अवमानना वाले केस में गुरु जी के कथन करने पर चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने राम कंवर ढाका के विरुद्ध शो कॉज नोटिस जारी किया है और 24/9/2014 को न्यायालय में हाजिर
होने के लिए निर्देश दिया है, तो आरएसएस समिति के लोगों में, उनके पदाधिकारी गण में दिमागी कीड़ा रेंगने लग गई। अंततः गुरु जी का आदेश बताकर सभी भक्तों को दिनांक 24/9/2014 को अधिक से अधिक संख्या में चंडीगढ़ पहुंचने को उकसाने लगे और भगतगण इस समिति के बहकावे में आकर हम अंध भक्तगण परमात्मा के सत्य मार्ग में अड़ंगा लगाने एवं अपनी नीचता दिखाने चंडीगढ़ पहुँचे। और इधर सतगुरुदेव जी को आश्रम में आरएसएस समिति एवं इनके पदाधिकारी गण सतगुरुदेव जी को हाईजैक किए रहे। इसका जीता जागता उदाहरण दिनांक 14/7/2014 को आरएसएस समिति द्वारा हिसार कोर्ट कैंपस को हाईजैक कर अधिवक्ताओं को कोर्ट कैंपस में अंदर नहीं जाने देना। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आरएसएस समिति के दुष्ट लोग हमारे परम पिता सतगुरु देव जी के साथ क्या बर्ताव कर रहे होंगे, कितना सहन करते चुपचाप रहते होंगे। और हम बुद्धिहीन प्राणी को अपने सत्संग के माध्यम से संकेत देते रहे कि इस संगत में कुसंगत उपज गई है। जैसे वन में बांस वाली आपस में घिस घिस कर सारे जंगल को नाश कर देने वाली सत्संगों में सुनाते रहे हैं। किंतु हम बुद्धिहीन भगत समाज अपने पिता के संकेतों को न समझ उन कुसंगत नामक बांसों को हवा देते गए, जिसका प्रतिफल हम भगत समाज के सामने है। इस केस में निर्धारित तिथि 24/9/2014 के बारे में अब मैं आप सबों के समक्ष रखूँगा। दिनांक 24/9/2014 को राम कंवर ढाका ने अपने अधिवक्ता श्री R.S. हुड्डा के माध्यम से न्यायालय में हाजिर हुआ एवं अपना जवाब दाखिल किया। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि हमारे सतगुरुदेव जी का वकील का नाम R.S. राय है एवं राम कंवर ढाका के वकील का नाम R.S. हुड्डा है। अर्थात हुड्डा एवं राय अंतर है। राम कंवर ढाका ने अपने शो कॉज में यह कथन स्वीकार करते हुए कहा है कि दिनांक 14/7/2014 को विरोध प्रदर्शन एवं सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज की सुरक्षा के इंतजाम आदि मुझ राम कंवर ढाका के अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। गुरु जी ने न तो कोई निर्देश किया था और न ही किसी अनुयायी को हिसार या रोहतक में उपस्थित होने की अपील की है। उनके अनुयायी स्वयं हिसार एवं रोहतक में इकट्ठे हुए थे। दिनांक 14/7/2014 को हिसार एवं रोहतक की अदालतों में आने और गुरु जी के लिए सुरक्षा की व्यवस्था करने का निर्णय भक्तों द्वारा सामूहिक रूप से ली गई थी। अब यहाँ देखा जाए किस तरह से षड्यंत्र करके गुरु जी को फंसाने का आरएसएस समिति द्वारा साजिश की जा रही है। सामूहिक रूप से सारे भक्तों ने निर्णय ली थी, जबकि परमात्मा ने अपने जवाब में स्पष्ट रूप से लिख रखा है कि आरएसएस समिति से किसी भी तरह से वे संबंधित नहीं हैं और न ही हिसार या रोहतक में उपस्थित होने के लिए उन्हें बुलाया।
गुरुजी ने अपने जवाब के पारा नंबर 7 में कहे हैं कि जो लोग हिसार व रोहतक आए थे वे मेरे अनुयायी नहीं, वे आरएसएस समिति के सदस्य थे। समिति राम कवाल ढाका द्वारा चलाया जाता है। जबकि राम कंवर ढाका ने जवाब देते हुए न्यायालय में ठीक परमात्मा के विपरीत कथन करते हुए यह साबित करना चाहता है कि आरएसएस समिति गुरु जी के निर्देश पर ही बनी है। इनका कहना है कि आरएसएस समिति का सभी सदस्य गुरु जी के शिष्य हैं और उनसे नाम दीक्षित हैं तथा बिना गुरु जी से नाम दीक्षा लिए इस समिति का पदाधिकारी नहीं हो सकते हैं। राम कंवर ढाका ने न्यायालय को समिति के व्यक्तियों सदस्यों की सूची दी एवं उन व्यक्तियों एवं सदस्यों का पूर्ण विवरण न्यायालय को देने के लिए अंडरटेक किया कि प्रस्ताव की वे कॉपी भी समिति के बैठक में उपस्थित थे और जिसने हिसार एवं रोहतक की अदालत के बाहर प्रदर्शन किया था। न्यायालय 3 दिनों के अंदर ऐसी विवरण प्रस्तुत करने का अवसर दिया और जब विवरण दी जाएगी तो बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों को नोटिस दी जाएगी। न्यायालय ने ऐसा कहा। यहाँ ये समझें कि गुरु जी ने अपना जवाब में कथन कर रखा है कि आरएस समिति से गुरु जी को कोई लेना देना नहीं है। ठीक इसके विपरीत राम कंवर ढाका न्यायालय में यह साबित करना चाहता है कि समिति के सारे अधिकारी पदाधिकारी एवं सदस्यगण गुरु जी के अनुयायी ही हैं और उनका पूर्णतः दायित्व है कि वे अपने अनुयायियों पर कंट्रोल रखें तथा रहता भी है। अतः साबित होता है कि समिति गुरु जी के जानकारी एवं स्वीकृति से बनी है। दिनांक 24/9/2014 को हमारे सतगुरुदेव जी हाई कोर्ट चंडीगढ़ में उपस्थित नहीं थे। माननीय अधिवक्ता श्री आर.एस. राय जी द्वारा न्यायालय में मौखिक प्रार्थना की गई कि गुरु जी की तबीयत खराब है, उन्हें बुखार, दस्त एवं कमर में दर्द की शिकायत है, इसलिए वे आज न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से हाजिर नहीं हुए हैं। आज के लिए व्यक्तिगत हाजिरी में छूट दी जाए। अधिवक्ता महोदय ने अपने सबमिशन के सपोर्ट में डॉक्टर ओ.पी. हुड्डा रिटायर्ड सिविल सर्जन द्वारा जारी मेडिकल सर्टिफिकेट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए, जिसका अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने ओपिनियन दिया कि मेडिकल सर्टिफिकेट खरीद की गई है ताकि गुरुजी को इस अदालत में पेश होने का बहाना बनाया जा सके। न्यायालय का कहना है कि अदालत किसी के खिलाफ कोई पूर्वाग्रह नहीं होता है, बस अदालत का एकमात्र कर्तव्य सामने रखे गए आदेशों को मनाना होता है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर व्यक्ति से अदालतों द्वारा पारित आदेशों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। ऐसा आदेश न्यायालय ने दिया। अब यहाँ समझा जाए कि न्यायालय में सतगुरुदेव जी तो जाना चाहते थे, मगर वह न्यायालय में जाएं तो कैसे? उन्हें तो आरएस समिति के पदाधिकारी गण ने आश्रम में हाईजैक कर रखा था। न्यायालय ने मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने वाले डॉक्टर ओ.पी. हुड्डा के विरुद्ध शो कॉज नोटिस जारी किया कि दिनांक 22/9/2014 को आपके द्वारा जारी मेडिकल सर्टिफिकेट को जांच क्यों नहीं की जानी चाहिए। यदि यह पाया जाता है कि
प्रमाण पत्र गलत है तो फिर आप दोनों यानी गुरुजी एवं डॉक्टर ओपी हुड्डा पर अभियोग सुनिश्चित किया जाएगा। न्यायालय की डिवीज़न बेंच ने गुरुजी एवं डॉक्टर ओपी हुड्डा तथा आरएसएस के पदाधिकारी गण को निर्धारित तिथि 5/11/2014 को अवश्य उपस्थित रहने के लिए निर्देश देते हुए कहा कि यदि उपस्थित रहने में विफल रहते हैं तो न्यायालय कानून की ज़बरदस्त प्रक्रिया का सहारा लेने के लिए विवश होगा। ये आदेश न्यायमूर्ति राजीव भल्ला एवं सुरेंद्र गुप्ता जी के डिवीज़न बेंच का आदेश दिनांक 24/9/2014 को आप स्क्रीन पर देख पढ़ सकते हैं। यहाँ आपको बता देना चाहते हैं कि अदालत अवमानना वाले केस में दिनांक 24/9/2014 के बाद दिनांक 5/11/2014 को सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित हुई। निर्धारित तिथि 5/11/2014 के पूर्व आरएसएस समिति के अध्यक्ष राम कंवर ढाका ने केंद्र शासित चंडीगढ़ के प्रशासन को सूचित किया कि वे 5/11/2014 को निर्धारित अदालत की अवमानना वाले केस में आरएसएस समिति के 1 लाख सदस्य चंडीगढ़ में उपस्थिति महसूस कराने हेतु आने की धमकी दी गई, जिसका परिणाम हुआ कि केंद्र शासित चंडीगढ़ प्रशासन ने हाई कोर्ट चंडीगढ़ में अदालत की अवमानना वाले केस में एक क्रिमिनल मिसलेनियस जिसका नंबर 33,461 सन 2014 दिनांक 2/11/2014 को फाइल की गई, जिसमें प्रशासन द्वारा न्यायालय से प्रार्थना की गई कि शांतिपूर्ण शहर चंडीगढ़ में यदि 1 लाख लोग आएंगे तो निश्चित रूप से अराजकता पैदा होगी, इसलिए हरियाणा एवं पंजाब राज्य को कुछ दिशा निर्देश जारी की जाए और साथ ही पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल प्रदान कराई जाए ताकि उत्पन्न होने वाली परेशानियों से सुगमता से निपटा जा सके। न्यायालय ने पंजाब के एडवोकेट जनरल एवं हरियाणा के एडवोकेट जनरल को नोटिस दिया तथा कोर्ट की सहायता हेतु एक एमिकस क्यूरी श्री अनुपम गुप्ता को नियुक्त किया। राम कंवर ढाका एवं उनके अधिवक्ताओं को नोटिस देने की पूरी कोशिश की। 3/11/2014 को पारित इस अदालत के निर्देशों के अनुसार रजिस्ट्री कार्यालय हाई कोर्ट चंडीगढ़ ने राम कंवर ढाका पर नोटिस जारी करने का काफ़ी प्रयास किया, किंतु राम कंवर ढाका द्वारा लिखवाई गई 3 मोबाइल नंबरों में से 2 नंबर स्विच ऑफ पाया गया और तीसरा मोबाइल नंबर नॉट अवेलेबल पाया गया। इस स्थिति में न्यायालय ने केंद्र शासित चंडीगढ़ प्रशासन के आवेदन पर दिनांक 4/11/2014 को सुनवाई किया। राम कंवर ढाका के अधिवक्ता आर.एस. हुड्डा जी के प्रॉक्सी अधिवक्ता रविंद्र मलिक एवं गुरु जी के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए। आर.एस. हुड्डा के प्रॉक्सी अधिवक्ता रविंद्र मलिक का कथन है कि आर.एस. हुड्डा जी कैंसर से पीड़ित हैं, जिनका इलाज चल रहा है, इसलिए अनुपस्थित हैं। केंद्र शासित चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारी श्री संजीव शर्मा ने न्यायालय के समक्ष कथन किया कि राम कंवर ढाका ने
दिनांक 24/9/2014 को अपने शो कॉज में अभिलिखित किया है कि आरएसएस समिति का सभी सदस्य सतगुरुदेव श्री रामपाल जी महाराज का भक्त हैं और उनसे नाम दीक्षा लिए हैं। उन्होंने यह भी अभिलिखित किया है कि कोई भी व्यक्ति बिना सतगुरुदेव जी के भक्त बने आरएसएस समिति का पदाधिकारी नहीं बन सकता। अतः राम कंवर ढाका द्वारा पूर्व में किए गए कथन से यह साफ अनुमान लगाया जा सकता है कि इस स्तर पर न केवल राम कंवर ढाका बल्कि बाबा रामपाल जी महाराज भी आरएसएस समिति के सदस्यों अनुयायियों पर प्रभावी नियंत्रण रखते हैं, जिसके जवाब में गुरु जी के अधिवक्ता ने सबमिट किया कि आरएसएस समिति या उसके पदाधिकारी एवं सदस्यगण पर सतगुरुदेव जी का कोई नियंत्रण नहीं है और न ही सतगुरुदेव जी के इशारे पर आरएसएस समिति द्वारा कोई निर्णय लिया जाता है। न्यायालय ने पक्षों का सुनवाई करने के बाद आदेश पारित किया कि दिनांक 5/11/2014 को अवमानना वाली केस की सुनवाई के सिलसिले में केवल समिति के अध्यक्ष राम कंवर ढाका, सतगुरु श्री रामपाल जी महाराज एवं डॉक्टर ओपी हुड्डा ही उपस्थित रहेंगे। समिति के सदस्य या भगतगण उपस्थित नहीं होंगे। एडवोकेट जनरल पंजाब ने न्यायालय को पंजाब राज्य सरकार की तरफ से आश्वासन दिया कि कमांडो की 2 कंपनियां एवं पुलिस की 2 कंपनियां एवं एडवोकेट जनरल हरियाणा ने पुलिस की 5 कंपनियां देने का आश्वासन न्यायालय को दिया ताकि न्यायालय द्वारा पारित आदेश को प्रभावी बनाया जा सके। उक्त डिवीज़न बेंच द्वारा पारित आदेश दिनांक 4/9/2014 के प्रति को स्क्रीन पर आप देख पढ़ सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पार्ट 1 तक सीमित करते हैं तथा इसके बाद 5/11/2014 तिथि से प्रारंभ करेंगे इस वीडियो के पार्ट नंबर 2 पर। तब तक के लिए इस दास को सत साहेब आप सभी भगत स्वीकार करें।